हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये सेशन हमारा जेटेट 2024 से संबंधित होगा, जिसमें हम लोग भाषा आने की लैंग्वेज 1 और 2 आने की हिंदी और इंग्लिश को देखेंगे, जो कि हमारा 30 क्वेश्चन का सेट होगा। और इस सेट में हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इस सेशन का जो हमारा फॉर्मेट होगा, जैक के द्वारा लिया जाने वाला जेटेट एग्जाम के ही फॉर्मेट पे होगा, जो कि 30 क्वेश्चन का एक हमारा सेट होगा, 15 हिंदी और 15 इंग्लिश। तो चलिए हम लोग बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो में कि देखते हैं कैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा लैंग्वेज 1 का है, हिंदी का, ठीक है, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ के आप लोगों को उसका आंसर करना है। तो पैसेज है, जिनके पास धैर्य है वह जो इच्छा करता है प्राप्त कर लेता है ना। यानी जिसके पास पेशेंस है तो वह जो भी इच्छा करता है वह क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। प्रकृति हमें धीरज धारण करने की सीख सीख देती है। धैर्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का द्वार खोलता है। जो लोग जल्दी करो की रट लगाते हैं, वे वास्तव में अधिक मन गति कम, है ना। यानी कि जो लोग जल्दी जल्दी करने का किसी भी काम को रट लगाते हैं, वो वास्तव में क्या होते हैं, तो अधीर मन गति कम, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। कि प्राचीन लोकोक्ति को चरितार्थ करते हैं। सफलता और सम्मान उन्हीं को प्राप्त होता है जो धैर्यपूर्वक काम में लगे रहते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने पैसेज पढ़ा, अब इसके आंसर को हम लोग देखेंगे। तो सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य की प्राप्ति के द्वार जीवन में कौन खोलता है। तो कौन खोलता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि धैर्य जो है क्या खोलता है, जो हमारा जीवन का जो द्वार है, लक्ष्य प्राप्ति का द्वार, वो धैर्य खोलता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा, इसका धैर्य हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अधीर मन गति कम कि प्राचीन लोकोक्तियों को कौन चरितार्थ करते हैं। तो जो धैर्य से काम करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो अधीर मन गति कम का मतलब क्या था कि जो लोग जल्दी जल्दी काम करने के लिए खोजते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो जो लोग जल्दी जल्दी काम करो की रट लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा 3 से है, एक हमारे यहाँ पद्यांश दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर हम लोग करेंगे। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्ण धीर, पर फिरा हमें गाड़ीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोचार, है ना। तो यहाँ युधिष्ठिर की बात हो रही कि युधिष्ठिर को यहाँ मतलब रोकने की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, उक्त कविता की पंक्तियों में कवि निम्न में से किसे रोकना चाहता है। युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को या दोनों को। तो युधिष्ठिर यहाँ ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कविता में प्रयुक्त पंक्तियों में तांडव नृत्य का अर्थ क्या है। तो तांडव नृत्य का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन है हमारा प्रलय नृत्य, श्रृंगार नृत्य, डोमकच या इनमें से कोई नहीं। तो तांडव नृत्य मतलब प्रलय नृत्य, यानी कि वैसा नृत्य जिसको क्या हो, एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा एग्रेशन के साथ किया जाए, प्रलय नृत्य के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब हमारा समास का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चौराहा में कौन सा समास है। तो दोस्तों चौराहा, यहाँ पे हम लोग चौराहा, तो चार जो जहाँ से क्या होता है, रास्ते होते हैं, चार रास्ते होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। तो 4 आ गया, जहाँ भी नंबर आएगा तो हमारा कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ से हम लोग समास के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि अव्ययी भाव समास जो है, जिसमें क्या उपसर्ग लगा हो, यानी कि जैसे हम बोले अव्ययी भाव में उपसर्ग लगा हो, जैसे प्रतिदिन, अनुशासन हो गया, ये सारा जो भी है, यानी कि जिसमें उपसर्ग लगा होगा वो हमारा अव्ययीभाव समास होगा। बहुव्रीहि समास क्या होगा, कोई ऐसा सेंटेंस जिसका एक अलग मीनिंग होगा, जैसे हम बोले लंबोदर, तो लंबोदर मतलब, तो हम लोग उसका एक सेंटेंस बोल दिए लंबोदर, तो लंबा जिसका पेट है कौन है, तो उसका मतलब मीनिंग क्या निकल रहा है, तो गणेश भगवान। तो ऑप्शन, तो हमारा उसको बहुव्रीहि समास बोलेंगे। द्वंद्व समास किसको बोलेंगे, तो जिसके बीच में हाइफन लगा रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे हम बोले आस पास, आस पास, ठीक है। माता पिता, माता पिता, माता पिता, तो ये सारा हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ से आप लोग यहाँ इसको देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आप आए और वह चले गए, कौन सा वाक्य है। तो देखिए वाक्य हम लोगों को पता है कि वाक्य जो है 3 भाग होता है, एक सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और एक होता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से
कि सरल वाक्य किसको बोलेंगे, तो सरल वाक्य जो हमारा होता है ना, वो सिंपल कोई सेंटेंस है, जैसे राम आम खाता है, वह जाता है, वह खेलता है, वह खेल रहा है, ये सारा हमारा सरल वाक्य होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। लेकिन जब हम लोग संयुक्त वाक्य की बात करें, तो संयुक्त वाक्य जिसमें क्या, जिसमें कंजंक्शन लगा होता है, जैसे और, है ना, और लगा रहेगा, लेकिन लगा रहेगा, तो ऐसा हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ है ना, और दो सेंटेंस और के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा। उसके बाद मिश्रित वाक्य क्या होगा, तो दो सरल वाक्य से, जैसे अगर हम बोले कि राम आज जाएगा, फिर वह कल आएगा, ठीक है, तो इस तरह का वाक्य हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ और लगा हुआ है, तो हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कुटिल शब्द का सही विलोम निम्न में से क्या है। कुटिल, कुटिल मतलब क्या होता है दोस्तों, तो कुटिल मतलब होता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत जटिल टाइप का, है ना, तो यानी कि सरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल मतलब बहुत साधारण, ठीक है। चलिए कसर न छोड़ना, क्वेश्चन नंबर 8 है, कसर न छोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कलेजे हाथ में आना नहीं, उगल देना नहीं, उल्टी गंगा बहाना नहीं, उठा न रख। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो कसर ना छोड़ना मतलब बहुत जी तोड़ मेहनत करना, ठीक है, ऐसा नहीं, इसका क्या होगा, जी तोड़ मेहनत करना। तो इसका इसका हमारा ऑप्शन चारों गलत दिया हुआ है, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा 8 नंबर का। चलिए 9 नंबर है, जातिवाचक संज्ञा को चिन्हित करें। तो दोस्तों संज्ञा जो होता है कौन कौन से होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, है ना, तो 5 संज्ञा होते हैं। तो उसमें से जो हमारा है, बोला है जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, तो ऐसी संज्ञा, ऐसा नाम जो किसी जाति के बारे में बताए, है ना, जैसे अगर हम बोले जानवर, तो जानवर क्या है, एक जाति है, क्योंकि इसमें शेर भी आ जाएगा, गाय भी आ जाएगी, बकरी भी आ जाएगी, तो जाति किसी एक जाति का बोध करवाता हो, ठीक है। जैसे हम बोले मानव, तो मानव एक जाति है, लेकिन अगर मानव में किसी एक का नाम बोल दे, जैसे हम बोलते रोहित, तो रोहित क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो हमारा वहाँ जातिवाचक नहीं होगा, वहाँ व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन यहाँ पूछा है जातिवाचक, तो देखें सबसे पहले पुस्तक, पर्वत, नदी, ये देखिए एक जाति का बोध यहाँ हो रहा है, क्योंकि पुस्तक जो है किसी एक स्पेसिफिक मैथ साइंस ऐसा पुस्तक नहीं दिया है। पर्वत, बहुत सारे पर्वत होते हैं, तो पर्वत की एक जाति का नाम बताया। नदी, नदी बहुत सारे हैं, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, नहीं बहुत सारी नदियां हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ये है, ये हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा का एक, समझिए कि एक यहाँ पे समूह है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं, अमुना, हिमालय, सोहन, तो देखिए सोहन एक स्पेसिफिक नाम हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जातिवाचक नहीं व्यक्तिवाचक होगा। अच्छा यौवन, लालिमा, हरियाली, तो ये क्या है, हरियाली, लालिमा, ये सब भाव है, तो भाववाचक संज्ञा होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा समूह गुणवाचक विशेषण है। तो देखिए गुणवाचक, तो गुणवाचक मतलब जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो गुण बताएगा, ठीक है, क्वालिटी बताएगा, तो क्वालिटी थोड़ा बहुत कम, ये तो क्वांटिटी बता दिया। यह कोई कौन, ये तो बिल्कुल भी गुण है क्या, नहीं है। सरल, योग्य, उदार, देखिए सरल एक क्या है, गुण है किसी योग्य का, जैसे हम बोले रोहित का जो स्वभाव है बहुत सरल है, या फिर बोले कि रोहित जो है एकदम योग्य बच्चा है, ठीक है, तो उसका क्या गुण बता रहा है, तो अनेक ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के बारे में देखिए, गला, हाथ, दांत, देखिए दोस्तों, तो ये सारा हमारा क्या है, पुल्लिंग है। सोना, पीतल, लोहा, जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, याद रखिएगा, धातु पुल्लिंग होता है, तो हमारा ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे गेहूं, जौ, चावल, ये अन्य जितने भी अनाज होते हैं वो भी पुल्लिंग होता है, तो घड़ी, रात, सांझ, ये हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है, तो मूल्यों की खोज करना, मूल्यों की जांच करना, देखिए सही बात, मूल्यों की जांच करना, यानी किसी भी चीज़ की जांच करना, मूल्यों का, अगर हम बच्चे की मूल्यांकन करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उनकी जांच कर रहे हैं कि कहाँ पे उसका कमी है, कहाँ वो अच्छा कर रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल्यांकन कार्य निम्न में से कैसा होना चाहिए, तो निदानात्मक, उपचारात्मक, या निदानात्मक उपचारात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निदानात्मक भी होना चाहिए और उपचारात्मक भी होना चाहिए, मतलब मूल्यांकन अगर हम करते हैं तो बच्चों का ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन करके सिर्फ छोड़ दें, नहीं, बच्चा जो है कहाँ उसको मिस्टेक कर रहा है तो उसको हम लोग को उपचार करना है, उसका जांच करना है, तो इसका दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि का क्या होगा, तो इति जोड़ यादि, है ना, इति जोड़ यादि, इति जोड़ यादि, तो हमारा क्या बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, परोपकार में कौन सा संधि है ना, तो परोपकार में कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि, गुण संधि,
है ना? तो देखिए विसर्ग संधि हमारा क्या होता है, जिसमें विसर्ग आता है। जैसे अगर हम उसका संधि विच्छेद करें, तो परोपकार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो पर जोड़ उपकार, है ना? पर जोड़ उपकार। तो पर जोड़ उपकार, यहाँ क्या विसर्ग आया? नहीं आया। तो हमारा क्या होगा, गुण संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो 15 क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ से हिंदी का। अब 15 क्वेश्चन हम लोग अंग्रेजी का देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो में बने रहें, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, तो हमारा पैसेज है इंग्लिश का। सबसे पहले, विदाउट अ नॉलेज ऑफ ग्रामर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू राइट करेक्टली, यानी कि बिना ग्रामर के नॉलेज का हम लोग अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, बहुत इम्पॉसिबल है। एंड इट इज़ बाय मेयर एक्सीडेंट इफ़ यू स्पीक करेक्टली, यानी कि ये महज क्या होगा, मेयर मतलब महज होता है, यानी कि सिर्फ यह एक एक्सीडेंट होगा, घटना होगा कि आप सही बोल रहे हैं अगर बिना ग्रामर का आपको नॉलेज नहीं है। एंड पार्टली बेयर इन माइंड that all well-informed person judge a man minds until they have other means of judging by his writing or speaking. The labor necessary to acquire this knowledge is indeed not trifling. Grammar is not like arithmetic, a science consisting of several distinct departments. तो दोस्तों यहाँ बताया गया है कि जो इंग्लिश सीखने की जो एक्विजिशन की जो प्रोसेस है, उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक शॉर्ट टाइम का है या फिर एक मैथ है जिसमें बहुत सारे रूल्स हैं, उसको हम लोग पढ़ लिए तो सारा हो जाएगा। नहीं, ये हमारा लाइफ टाइम चलने वाला एक क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, यही बताया गया यहाँ। इसको एक साइंस के साथ भी कंपेयर किया गया है कि यह एक साइंस भी नहीं है जिसमें यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है ना, मैथमेटिक्स, तो इस तरह के डिपार्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से ट्रिपलिंग, ट्रिपलिंग मतलब होता है तुच्छ, आप लोग याद रखिएगा। ट्रिपलिंग मतलब तुच्छ, यहाँ से एक ग्राम मतलब आप लोग का एक समझिए कि वर्ड यहाँ से आया है। चलिए नेक्स्ट है, सम ऑफ विच मे बी डिस्पेंस्ड विथ, इट इज़ अ होल एंड द होल मस्ट बी लर्नड ऑन नो पार्ट ऑफ लर्न, द सब्जेक्ट इज एब्स्ट्रूज, इट डिमांड्स मच रिफ्लेक्शन एंड मच पेशेंस। तो देखिए यहाँ क्या बोला है कि जो लैंग्वेज है उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, और यह जो एक प्रक्रिया है पूरे लाइफ टाइम चलने वाला एक बहुत सीखने वाली एक प्रक्रिया है। और जो यहाँ बोला है कि यह जो है डिमांड करता है कि इस चीज़ का, पेशेंस का, यानी कि सब्र का डिमांड करता है। कौन? इंग्लिश अगर हम लोग एक्वायर कर रहे हैं तो इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो एक पेशेंस का काम है कि उसको करेक्टली हम लोगों को लगातार करते रहना है। ठीक है, धैर्य बनाए रखना है। When once the task is performed for life and in every day of the life, it will be found to be to a greater or less degree a source of pleasure or of profit or both together. And what is the labor? It consists of no bodily exertion. To if it exposes the student to no cold, no hunger, no suffering of no sort. The study needs to subtract from the hours of no business, nor indeed from the hours of necessary exercise. The hours usually spent on the tea and coffee shops and in the mere gossip which accompany those wasted hours of only 1 year employed in the study of English grammar would make you correct speaker and writer for the rest of your life. तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग को ऐसा नहीं है कि अगर इंग्लिश सीखना है तो हम लोगों को अपना एक्सरसाइज को छोड़ना होगा, अपने डेली जो भी रूटीन है, रूटीन को जो फॉलो करते हैं उसको छोड़ना होगा, तो उसको साथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपने फ्रेंड के साथ जो टाइम वेस्ट करते हैं, जो कॉफ़ी शॉप पे जो चाय वगैरह जो पीते हैं, है ना, तो उसको हम लोग गॉसिप को, उसको हम लोग वेस्टेड जो आवर्स होता है हमारा, जो समय बर्बाद हो रहा है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो आने वाला समय होगा तो बहुत बेटर होगा, और इंग्लिश ग्रामर में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, और अपने होल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इंग्लिश बोलने में बिता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बताया गया है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। तो सबसे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इसका इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1, ग्रामर अनलाइक साइंस। ग्रामर जो है वो साइंस के जैसा नहीं है सेवरल डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, नीड नॉट बी लर्न एज अ होल, needs to be learned as a whole, यह requires लाइफ लॉन्ग स्टडी। तो क्या है, तो ग्रामर जो है सेवरल डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा था कि जो साइंस की तरह जो है इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए,
अब है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मीन्स क्या होता है? तो एब्स्ट्रूज का मीनिंग होता है, यहाँ देखो ये साइनो हमारा है। एब्स्ट्रूज मतलब होता है गूढ़ रहस्य, है ना, गूढ़ जिसे हम लोग बोलते हैं ना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहरा रहस्य, ठीक है, अंदर की बात। तो होल मतलब पूरा, बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, ठीक है, प्रोफाउंड मतलब गहरा। तो देखिए गहरा मतलब गूढ़ रहस्य, वही ना हो गया। तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसका ऑप्शन में और देखते हैं, ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग मतलब हम क्या होता है? तुच्छ होता है, याद रखिएगा। ट्रिफलिंग मतलब तुच्छ होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, ठीक है। तो हमारा क्या था? हमारा था एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मतलब होता है गूढ़ रहस्य, यानी कि गहरा रहस्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका मीनिंग भी क्या होता है? गहरा होता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, Which of the following statement is wrong in the context of the passage? तो लर्निंग ग्रामर डज नॉट नीड फिजिकल एक्सर्शन, यानी कि इस क्वेश्चन बोला है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है इस चारों में से सो रॉन्ग है, ठीक है। तो लर्निंग ग्रामर डज नॉट नीड फिजिकल एक्सर्शन, तो जो ग्रामर सीखने की जो प्रक्रिया है वो फिजिकल एक्सर्शन को नहीं चाहता है, मतलब नहीं चाहिए। तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये हमारा रॉन्ग नहीं होगा, ये हमारा राइट है, ठीक है, ये हमारा सही होगा। इट डज नॉट सब्जेक्ट द लर्नर टू एनी सफरिंग। तो जो है इसका मतलब है कि जो लर्नर होते हैं, ठीक है, लर्नर जो होते हैं इसको इंग्लिश को सीखने में बहुत सफरिंग मतलब नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने भी देखा कि इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग को किस किस चीज़ को सेक्रीफाइस करना है। तो सफरिंग तो है, नो डाउट इसमें सफरिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी हमारा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी है, यू नीड नॉट लर्न द होल ऑफ इट। देखिए हमारा गलत हो जाएगा ना। हम लोगों को जो है क्या बोला है कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं है पूरा सीखने का, यानी कि पूरा ग्रामर को सीखने का। तो अगर हम लोग को इंग्लिश सीखना है तो हम लोग को पूरा ग्रामर सीखना पड़ेगा पेशेंसफुली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट के जगह नहीं रहता। अगर नॉट नहीं होता, यू नीड लर्न द होल ऑफ इट, तो हमारा सही होता, लेकिन नॉट गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, एट टाइम्स वन कैन स्पीक करेक्टली बाई, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सही कब उच्चारण करेगा, इंग्लिश कब सही बोलेगा? तो एक्सीडेंटली, बिल्कुल नहीं, यानी कि कोई मतलब कोई समय में, मतलब एक्सीडेंटली समय में नहीं। तो बॉडी एक्सर्शन, बिल्कुल नहीं। एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ ग्रामर, कि जब वो इंग्लिश पूरे अच्छे से सीख लेगा, अर्जन कर लेगा तब, तो बिल्कुल सही। जब कोई व्यक्ति इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज है उसको अगर एक्वायर कर लेता है तो बहुत अच्छा से बोलता है, ठीक है। राइट करेक्टली अगर सही लिखता है तो बिल्कुल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 20 से 21 है, यहाँ पे चूज करना है मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग, तो यानी कि साइनो हम लोग को चूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है मोनोटोनस। तो मोनोटोनस का अर्थ होता है हमारा नीरस, ठीक है, जिसमें कोई जान ना हो। नीरस मतलब एकदम बोरिंग टाइप का, ठीक है। तो नीरस, तो नीरस, तो बाउंड, बोरिंग। तो देखिए बोरिंग हमारा सही हो जाएगा, इसका साइनो पूछा है, मतलब सिमिलर अर्थ, ठीक है। तो मोनोटोनस मतलब होता है नीरस, जिसमें कोई जान ना हो, बहुत मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि बोरिंग टाइप का। तो बोरिंग मतलब भी क्या होता है? एकदम उबाऊ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि बाउंड, बाउंड मतलब होता है हमारा क्या? बाध्य, ठीक है। बाउंड मतलब बाध्य होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है डिसेंड, ठीक है। तो डिसेंड मतलब होता है हमारा उतरना। क्या होता है? उतरना, नीचे उतरना। देखिए नीचे उतरना का हम लोग क्या होगा? कम डाउन। कम डाउन मतलब ही आता है नीचे उतरना, ठीक है, नीचे आना। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका समान अर्थ पूछा है, ठीक है। लेकिन लुक इनटू मतलब देखो, गो अप मतलब ऊपर जाओ, पैशन मतलब पैशन मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं कि हम लोगों का लक्ष्य, ठीक है। तो यहाँ से ये तीनों तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 22 की तरफ चलते हैं। तो 22 जो है वो हमारा क्या है? 22 एंड 3 हमारा ये है अपोजिट वर्ड, यानी कि एंटोनिम्स है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट, तो फ्रस्ट्रेट मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा निराश होना, ठीक है, निराश होना। तो इसका हमारा क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा? तो निराश होना का क्या होगा? डिस्करेज, डिस्करेज मतलब तो फ्रस्ट्रेट ही हो गया, ये तो होगा नहीं। रिवेंज मतलब बदला लेना, ये भी नहीं होगा। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, तो ये होगा। निराश करना का क्या होगा? उल्टा प्रोत्साहित करना, ठीक है। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, ठीक है, किसी चीज़ को कहने में, किसी चीज़ को करने में हेजिटेट करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इनकरेज करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा अपीयर। तो अपीयर मतलब क्या होता है? अपीयर मतलब आना, आने की प्रकट होना, आना या फिर प्रकट होना। बोलते हैं ना कि वो अपीयर हो गया, प्रकट होना। तो प्रकट होना का हमारा उल्टा क्या होगा?
तो गायब होना। तो देखिए वैनिश, डिसॉल्व, सीन या इम्प्रूव। देखिए सीन मतलब देखो, ये तो होगा नहीं। इम्प्रूव मतलब सुधारना, ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब हम देखेंगे वैनिश। तो वैनिश मतलब होता है हमारा क्या, कि गायब हो जाना, निकाल देना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए यहाँ जो है, देखिए डिसॉल्व मतलब हमारा होता है विलीन। विलीन किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा लग जाना, विलीन हो जाना। तो यहाँ से हमारा ये तीनों तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए यहाँ पे इडियम्स दिया गया है, इस इडियम्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि किसी चीज़ को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होना। हार्ड नट टू क्रैक, किसी चीज़ को तोड़ने में, अखरोट, नट मतलब होता है अखरोट, यानी कि अखरोट को तोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना। ठीक है, तो टू बी डिसीव, लेजी, या फिर टू कन्फर्म, या डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो देखिए प्रॉब्लम थोड़ा कठिन होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं या हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अ फूल्स पैराडाइज। तो देखिए मूर्खों का पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, स्वर्ग। तो मूर्खों का स्वर्ग किसे कहा गया है, तो एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप नहीं किया गया, नहीं ऐसा नहीं है। यूटोपिया नहीं। इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेड अ वेन। ठीक है, यानी कि ये हो सकता है, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे क्या है, थोड़ी सी खुशी में लोग बहुत ज़्यादा, मतलब उसको खुशियाँ मनाने लगते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का साम्राज्य या मूर्खों का स्वर्ग। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, द मेन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स इज द, यानी कि जो मेन भाषा का जो सिद्धांत है वो कैसे, क्या है, कम्युनिकेशन है, ग्रामर है, लैंग्वेज स्किल है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो सभी है, क्योंकि लैंग्वेज का सिद्धांत कौन होगा, जो बोलने की कला, लिखने की कला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, लैंग्वेज स्किल इज द स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, या ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि लैंग्वेज स्किल क्या है, लिखना, पढ़ना और बोलना, सभी क्या है, लैंग्वेज का एक स्किल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रामर टीचिंग इज इंक्लूड्स। तो ग्रामर टीचिंग इंक्लूड है प्रिंसिपल में, रूल्स में, या बोथ में, या नन ऑफ दिस में। तो बोथ में, क्योंकि ग्रामर जब हम लोग सीखते हैं उसके रूल्स को, मतलब उसके बारे में, तो उसके प्रिंसिपल को भी देखते हैं, रूल्स को भी देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए 29 है, पैडागोजी एज अ साइंस मीन्स। पैडागोजी जो है साइंस की तरह, उसका मीनिंग क्या है, मतलब साइंस अगर पैडागोजी को साइंस लेकर चले तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो एक्सपीरियंसेस, एंड सेकंड है हमारा ऑब्जर्वेशन, या फिर रूल्स और प्रिंसिपल्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि पैडागोजी को जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सपीरियंसेस भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, एंड रूल्स प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसको देखने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस PDF को आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई कैंप के साथ जुड़े। वहाँ पे आपको जितने भी क्लास यहाँ ली जाती हैं जेटेट की, वे सारी PDF आपको वहाँ अवेलेबल प्रोवाइड करवाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको अगर पूरे जेटेट की अच्छी से तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ हम लोग हर रोज़ 1-2 वीडियो के माध्यम से जेटेट की संपूर्ण तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। तो चलिए 30 क्वेश्चन हमारा आज है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोज टीचिंग एम्प्लॉयज द क्वेश्चन डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिकैपिचुलेटरी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो प्रोज टीचिंग जो होता है, यानी कि प्रोज, यानी कि जो हम लोग पोयम वगैरह, प्रोज वगैरह पढ़ाते हैं बच्चों को, तो क्या होता है, बच्चों में डेवलप होता है, कॉम्प्रिहेंशन में विकास होता है, रिकैपिचुलेट करते हैं। रिकैपिचुलेट मतलब उसको पुनरावृत्त करना, यानी कि दोहराना बार बार, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस किए। तो दोस्तों आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना मार्क्स आप लोगों का आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है कैसी चल रही है वो आपको पता चले। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।